स्वागत है आप लोगों का सुफल ओम के इस मंच पर। और आप जैसा कि जानते हैं कि मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है हमारी एसएससी के जितने भी एग्जाम है सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और बाकी अन्य भी जो एग्जाम है जिसमें रीजनिंग जीएस मैथ सभी में आते हैं, तो वो भी सब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 3 एक्चुअली, जो कि रीजनिंग और मैथ हो चुका है। और ये जो आपका चल रहा है ये आपका जीएस चल रहा है, इसके बाद इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो आई थिंक रीजनिंग इंग्लिश पहले हो जाएगा 2 बजे ही। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाइए, शुरू करते हैं। और ये प्रीमियर के रूप में है, ठीक है? लाइव सेशन नहीं चल रहा है ये। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो ये हो सकता है कि आपको कमेंट रिप्लाई ना मिले, ठीक है? बाकी हम 22 तारीख से अपना लाइव इंटरेक्टिव सेशन फिर से चलाते रहेंगे उसी तरह जैसे बाकी दिनों चलता आ रहा है। ये 1 दिन के लिए ऐसा लाया गया है, ठीक है? ताकि आप लोगों की क्लास ना मिस हो, ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छोटे और अनार्थिक 1 सेकंड। छोटे और अनार्थिक जोत के बुरे प्रभावों पर काबू पाने के लिए सबसे अच्छा समाधान क्या है? सबसे अच्छा समाधान क्या है? बताइए। तो जो सहकारी खेती है, क्या है? सहकारी खेती, ये आपका सबसे अच्छा समाधान है, ठीक है? सहकारी खेती जो है, ये समाधान है। अब बात करेंगे सहकारी खेती आखिर होती क्या है? सहकारी खेती आखिर होती क्या है? तो देखिए सहकारी जो खेती है वो कृषि है, खेती को कृषि एक ही बात कह लीजिए। तो सहकारी जो खेती या कृषि है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी या फिर आप व्यवसायिक संगठन की बात कर लीजिए, अपनी भूमि पर खुले बाजार अथवा अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि कार्य संपादित करता है, ठीक है? और इसमें लघु और सीमांत कृषक को फायदा होता है। तो ये क्या है? इसमें एक कंपनी अथवा व्यावसायिक संगठन अपनी भूमि पर खुले बाजार अथवा अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि कार्य संपादित करता है। इससे लघु और सीमांत कृषकों को अनेक फायदा होता है। तो यही जो है छोटे और अनार्थिक जोत के जो बुरे प्रभाव हैं, उन पे काबू पाने के लिए सहकारी खेती जो है सबसे अच्छा माध्यम है। आप समझ ही रहे होंगे जो भी सुपरमार्केट होते हैं, मॉल होते हैं, उन सबको बृहत मात्रा में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये जो सहकारी खेती इजाद की गई है, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी या संगठन होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी उन्हें ज़रूरत होती है कच्चे माल की, वो उस पे उत्पादित करते हैं, ठीक है? और उत्पादित करने के बाद वो उसे ले जाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा समाधान है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ क्या शुरू हुआ था? और औद्योगिक लाइसेंस नीति में पर्याप्त बदलाव, भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं समाप्त करना, कर दरों में महत्वपूर्ण कमी। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा? जो आपका आर्थिक उदारीकरण हुआ था कब हुआ था बताइए? आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? जो उदारीकरण वो चीज़ होती है जब आपकी जो जिस देश में आप रह रहे हो, उस देश में अगर आप बाहर के व्यवसायों को, बाहर की कंपनियों को आप प्रवेश नहीं दे रहे हो। उनके लिए ज़्यादा टैक्स, उनके लिए बेहद जटिल लाइसेंसिंग लेने की प्रक्रिया आप शामिल कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है वो उदारीकरण नहीं है। जब आप इनको अलाउ करते हो आने के लिए, जब इनको अलाउ करते हो आने के लिए, तो लिबरलाइज़ेशन यानी उदारीकरण अपनाना पड़ता है। मतलब बाहर की कंपनियों को भी परमिशन देनी पड़ती है अपने देश में आकर के उद्योग लगाने के लिए और व्यापार करने के लिए। ये उदारीकरण कहलाएगा। याद होगा जब अपना आर्थिक मंदी चल रही थी, उस समय जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, उस समय वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया था, सोना ले जाकर के गिरवी रखा था वर्ल्ड बैंक के पास। तो उसने एक शर्त पे ही लोन देने के लिए तैयार हुआ था। बोला था एलपीजी रिफॉर्म्स आप करिए, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नहीं, प्राइवेटाइज़ेशन है हाँ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये चीज़ें अपनाने के लिए जैसे निजीकरण का मतलब ये हो गया जैसे सरकार जो है, जो विभिन्न प्रकार के सेक्टर हैं, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है? और भी बैंकिंग सेक्टर हो गया और रक्षा सेक्टर हो गया। तो जितने भी ये रक्षा सेक्टर्स हैं, इसमें क्या था सरकार का एक अधिकार होता था, मतलब सरकार का ही सब कुछ होता था। तो इसको फिर बदला गया धीरे-धीरे, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनको भी इसमें आने के लिए दरवाजे खोले गए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें उसके बाद से रिफ़ॉर्म आया गया, उसके बाद ही हमें लोन मिला ये। तो एलपीजी मतलब फ़ोर्सफुली हमें किया गया, लेकिन ये हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा साबित हुआ, ठीक है? तो बताइए आर्थिक उदारीकरण कब लागू किया गया था? 24 जुलाई 1991 को, ये बात से शुरू हुआ था। 24 जुलाई, ये याद रखिएगा, पूछता है कभी-कभी, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है? और आर्थिक उदारीकरण में क्या-क्या करते हैं? आर्थिक उदारीकरण में क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा था ना, उसपे जो भी नियंत्रण है,
मतलब आर्थिक विकास में पहुँचाने वाली जो बाधा है, आर्थिक नीतियाँ। क्या हैं? आर्थिक नीतियाँ, जिससे कि बाहर की विदेशी कंपनियाँ आने से कतराती हैं। मतलब आर्थिक नीतियाँ आपकी किस प्रकार हैं? आर्थिक नीतियाँ आपकी कठोर हैं, जटिल हैं कि सिंपल हैं? उस हिसाब से लोग आते हैं, ठीक है? नियम, नियम कैसे हैं आपके? नियम का पालन करना किस तरह से करना पड़ रहा है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि एक लाइसेंस लेने के लिए 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाएँ, ठीक है? उसके लिए कम से कम करोड़ों रुपए खर्च हो जाएँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक नियंत्रण कैसा है? सरकार का किस तरह से हस्तक्षेप रहता है विदेशी कंपनियों पर, ठीक है? तो प्रशासनिक नियंत्रण कैसा है? तो इन सबको समाप्त किया गया। क्या किया गया? इन सबको समाप्त करके बिल्कुल बेहद एक वन रूल पॉलिसी लाया गया। वन रूल पॉलिसी लाया गया मतलब कन्फ्यूज़न वाला सेशन नहीं रहा उसके बाद से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए। तो आपको समझ में आ गया ना? 77 का आप लोग को आंसर आ गया? ठीक है? ए हो जाएगा ना? औद्योगिक लाइसेंस नीति में पर्याप्त बदलाव किए गए। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए जाते? देखिए हिस्ट्री में जब हम डिटेल में करेंगे, तो वहाँ पे हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, बनावली इन सभी पे जो-जो पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे कि 4 4 लोगों का शव एक साथ एक में पाया गया, ठीक है? कुत्तों का भी शव उसमें पाया गया, तो ये ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जो हम हिस्ट्री के डिटेल्ड में जानेंगे इसको, लेकिन फिलहाल हम इतना जानते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं यहाँ पर। तो जो उत्तम किस्म के जो जौ होते हैं, ये पुरातात्विक अवशेष जो है लोथल में नहीं पाए गए थे। ये लोथल में नहीं पाए गए थे। जौ कहाँ पाए गए थे? ये सिंधु सभ्यता में पाए गए थे। जो आपके गेहूँ तथा जौ है, गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ, ये कहाँ पाए गए थे? सिंधु सभ्यता में पाए गए थे। सिंधु सभ्यता में की मुख्य फसलें थीं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें, मुख्य फसलें। सिंधु सभ्यता से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और हम हमेशा गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, तो उसको हम क्लियर करेंगे बाकायदा, ठीक है? और लोथल से क्या मिलता है? लोथल से क्या मिला है? गेहूँ और चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? लोथल से गेहूँ और चावल के अवशेष मिले। गेहूँ और चावल के अवशेष मिले। चावल के अवशेष, ठीक है? गेहूँ और चावल के अवसाक्ष्य भी मिले हैं, अवशेष कह लीजिए या साक्ष्य कह लीजिए, उसी प्रकार है। ठीक है? तो जो उत्तम किस्में जो हैं, ये जो है लोथल में नहीं पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं, ठीक है? बाकी युगल सावधान, बंदरगाह, ठीक है? फारस की मुहरें, ये सभी लोथल से पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? बंगाल का ऐसा कौन शासक था जो उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था? तो उस समय पता है जो आपके अलीवर्दी खां थे, कौन थे? अलीवर्दी खां। ये उस समय वहाँ बंगाल के नवाब थे, अलीवर्दी खां, और ये बंगाल के नवाब कैसे बने थे? ये जो है, जो उस समय बंगाल के नवाब उस समय जो रहे होंगे, वो 1740 के समय समीप 1740 ईस्वी के समीप, ये गिरिया के युद्ध से नाम से जाना जाता है, गिरिया का युद्ध। किस नाम से? गिरिया का युद्ध। आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, बट ये जो हमारा हिस्ट्री है, बहुत ही कभी ना खत्म होने वाला गहरा समुद्र है ये, ठीक है? तो गिरिया के युद्ध में सरफराज जो थे उस समय, सरफराज, सरफराज, थ्री इडियट्स वाले नहीं, सरफराज जो थे आपके, इनको मार करके जो आपके अलीवर्दी खां थे, ये अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने थे, ठीक है? और अलीवर्दी खां का एक नाकामी ये रहा कि ये मराठों के आक्रमण को रोकने में बिल्कुल भी सफल नहीं हुए थे, ठीक है? और इन इन अंत में इन्होंने 1751 में, कब? इसको मिटाना पड़ेगा। 1751 में संधि कर ली इन्होंने। मराठों से 1751 में संधि कर ली, ठीक है? और इसके तहत ही क्या किया उन्होंने? राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए मान गए वो, कितना मान गए? 12 लाख, 12 लाख वार्षिक चौका, वार्षिक देने के लिए मान गई है, ठीक है? तो 1740 में ये गिरिया के युद्ध में सरफराज को हरा के ये बंगाल के नवाब बने थे। उसके बाद इन्होंने
मराठों के आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहे। असमर्थ होने की वजह से इन्होंने संधि की 1751 ईस्वी में, 1751 में संधि की और 12 लाख रुपए वार्षिक देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए। इन सभी के बारे में जानेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 आप देख रहे होंगे। दिख रहा है ना प्रॉपर? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है? चलिए। मध्य रात्रि का सूर्य इनमें से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, जापान से पूर्व में? बताइए। आर्कटिक मध्य रात्रि का सूर्य इनमें से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका जो आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है? अब हम बात करेंगे कि आर्कटिक क्षेत्र क्या है? उत्तर में है तथा अंटार्कटिक क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण में है। आर्कटिक क्षेत्र कहाँ है आपका? आर्कटिक क्षेत्र आपका है उत्तर में। और अंटार्कटिका कहाँ है? अंटार्कटिका आपका दक्षिण में है। अंटार्कटिका आपका दक्षिण में है। ठीक है? और मध्य मई से जुलाई के अंत में इसमें क्या है? मई से जुलाई। और अंटार्कटिका में क्या है? मध्य नवंबर से जनवरी के अंत तक। मध्य नवंबर से जनवरी के अंत तक। ठीक है? ये भी मध्य मई से जुलाई के अंत तक है, वैसे ये जनवरी के अंत तक है। ठीक है? इसके अवधि के बीच में 24 घंटे सूर्य क्या है? उगा रहता है। हमने पढ़ रखा है ना 6 माह दिन होता है, 6 माह रात्रि होती है। वही चौबीसों घंटे 24 घंटे क्या होता है? सूर्य उगा हुआ रहता है। सूर्य उगा रहता है। ठीक है? और मध्य रात्रि में भी इसे देखा जा सकता है। मध्य रात्रि में भी इसे देखा जा सकता है। ओके? चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए। जापान में तो पहली बार दिखता है हमें, है ना? अपने भारत में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आपको पता है पाक जल संधि नाम सुना है आपने? पाक जल संधि किसके बीच में है? बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर के बीच में, ठीक है? तो ये भारत और श्रीलंका के जो भूमध्य हैं, भू को अलग करता है, भूमि को अलग करता है, ठीक है? भारत और श्रीलंका, पाक से पाकिस्तान मत कर दीजिएगा, भारत और श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका, ठीक है? 10 डिग्री चैनल क्या है आपका? 10 डिग्री चैनल ज्योग्राफी में आप सब पढ़ेंगे ये चीज़ें, ठीक है? 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है आपका? ये निकोबार और अंडमान को अलग करता है। निकोबार और अंडमान को अलग करता है, ठीक है? अलग करता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन-सा पूछ रहा है? 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल जो आपका है, ये क्या करता है? मिनिकॉय या मिनिकॉय लिख लीजिए और मिनिकॉय लिख लीजिए या फिर लक्षद्वीप, ठीक है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में ये 9 डिग्री चैनल आपका पाया जाता है, ठीक है? तो इतना आप चीज़ ध्यान रख लीजिए, ओके? बाकी तो रामेश्वरम द्वीपों को अलग-अलग करता है, ये पाक जल संधि आपने पढ़ ही लिया है। एक्चुअली गलत हो गया, पाक जल संधि नहीं है, सॉरी फॉर दैट। पंबन चैनल है, पंबन चैनल है। थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? तो इसका जो आंसर है पंबन चैनल है। पंबन चैनल ही जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। बाकी जल संधि जो पाक जल संधि है, ये किससे अलग करता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो ये चारों ऑप्शन हमने देख लिया, नेक्स्ट आते हैं। इनमें से किसने कहा था, "हुनूज दिल्ली दूर अस्त"? हुनूज दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली क्या है? दिल्ली अभी दूर है। इसका आंसर करिए आप लोग। खैर निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा।
किसका? निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, इन्होंने ही कहा था कि जो "हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है।" तो तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे बताइए आप लोग? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो इनके द्वारा ही फ़कीर जो अपने निज़ामुद्दीन औलिया थे, फ़कीर निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, फ़कीर निज़ामुद्दीन औलिया थे, इनको ही धमकी के रूप में गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि अच्छा हाँ, ये चीज़ हुआ था कि जो अपने गयासुद्दीन तुगलक थे, तुगलक वंश के संस्थापक, इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को किसी बात पर धमकी दे दी थी, ठीक है? तो उसी समय निज़ामुद्दीन औलिया जी ने श्राप देते हुए आप कह सकते हैं, कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त मतलब दिल्ली अभी दूर है, ठीक है? और इसी कारण कहा जाता है कि जब बंगाल अभियान पे के पश्चात जब निजामुद्दीन औलिया वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में ही जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब क्या सही है, क्या गलत है, ये तो इतिहास ही बता पाएगा। लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो अपने गयासुद्दीन तुगलक थे, उनको ही धमकी के रूप में श्राप के रूप में निजामुद्दीन औलिया ने ये चीज़ कहा था, "हुनूज दिल्ली दूरस्त" ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आइए। कौन-सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा का हिस्सा है? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साफ्टा कहते हैं। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता इसके अंतर्गत कौन-कौन से देश आते हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका देश आते हैं। तो इसमें क्या है? श्रीलंका आंसर होगा, ठीक है? भारत है, आप लोग लिख लीजिए भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है? खेल में, वरीयता में, खेल में प्रशिक्षण के लिए या सामाजिक कार्य के लिए? द्रोणाचार्य आप सभी को पता है किस खेल में के लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को। किसमें किसको? जो खेल प्रशिक्षण होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, कोच कह लीजिए आप, उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है? और राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी राजीव गांधी खेल रत्न बोलते हैं उसको। उसका भी पुरस्कार सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी का एक्चुअली नाम चेंज कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम शायद मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है, ठीक है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? खेल में प्रशिक्षण के लिए, खेल में प्रशिक्षण के लिए। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आते हैं। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? अभी हमने देखा था कि जो उसमें राष्ट्रपति होते हैं, उनका जो निवास होता है, निवास और अधिवास और कार्यालय दोनों होता है, उसे बंग भवन कहते हैं, हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, ठीक है, जीएस के और यहाँ पूछा गया है, बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश गणतंत्र, ठीक है? दक्षिण जम्बू द्वीप का एक राष्ट्र है। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात ये क्या बना था? पूर्वी पाकिस्तान बना था। लेकिन 1971 में 1971 के दंगों के बाद जब भारत ने इसमें हस्तक्षेप करके एक स्वतंत्र बांग्लादेश जैसे कहते हैं ना बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, तो वैसे ही 1971 में भारत को इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि जो पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के जो उस समय जो आज वर्तमान बांग्लादेश है, उस पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसके कई सारे जो वहाँ के जो नागरिक थे वो हमारे देश में पलायन कर रहे थे, जिससे क्या होता था हमारे देश में निवास की, खाद्य की, ठीक है? इन सब की समस्या हो रही थी। इन सब समस्याओं के कारण ही हमारे देश को ये स्टेप लेना पड़ा और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया था और एक स्वतंत्र बांग्लादेश की अ, नींव रखी थी, ठीक है? तो बांग्लादेश गणतंत्र इसका नाम हो गया था, ठीक है? 1971 के बाद। तो बांग्लादेश गणतंत्र बोल लीजिए आप, ठीक है? बांग्लादेश गणतंत्र। तो क्या होगा? बांग्लादेश गणराज्य या गणतंत्र एक ही बात है, ठीक है? नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन-सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? ये हमने कई बार पढ़ा है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 उदाहरण हैं आपके, क्या? मेलामाइन और बेकेलाइट। मेलामाइन और बेकेलाइट हमने पढ़ा था, तो बेकेलाइट यहाँ दिया हुआ है। बेकेलाइट मैंने पिछले वाले ऑप्शन में बताया था कि वहाँ मेलामाइन दे रखा था। मैंने कहा था बेकेलाइट भी याद कर लीजिए, आ सकता है। तो बेकेलाइट यहाँ पर है, ठीक है? और पीवीसी भी जो है
पीवीसी भी जो है वो आपका थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है और पॉलीथीन 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 भी जो है आपका पॉलीथीन पॉलीथीन भी जो आपका किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट आइए। तो हम कहाँ थे? माचिस की तीली के सिर पर क्या लगाया जाता है? माचिस के जो तीली नहीं होती है माचिस सबका माचिस होता है उसके आगे नीचे से काला वाला भाग लगा रहता है। तो वो कौन-सा भाग होता है? वो कौन-सा भाग होता है? वो भाग होता है आपका क्या? लाल फास्फोरस। क्या होता है? लाल फास्फोरस। देखिए फास्फोरस के 5 अपरूप होते हैं आपके। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस के 5 अपरूप आपके होते हैं। देखते हैं यहाँ पर। ये आपका फास्फोरस है। फास्फोरस के 5 अपरूप होते हैं आपके। ठीक है? 5 अपरूप कौन-कौन से हैं? श्वेत, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, श्वेत होता है, ठीक है? और कौन-सा होता है? श्वेत या पीला बोल लीजिए, श्वेत या पीला उसको बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। तीसरा कौन-सा होता है? सिंदूरी होता है। तीसरा कौन-सा होता है? सिंदूरी फास्फोरस होता है, ठीक है? और क्या होता है? काला फास्फोरस होता है, काला होता है, ठीक है? और कौन-सा था? बैंगनी होता है, बैंगनी होता है, ठीक है? और श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ना? श्वेत फास्फोरस को आपको पानी में रखा जाता है, नहीं तो आग पकड़ लेगा उसमें। इसके माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? देखिए, ये ऐसा अनुच्छेद आपको दिया गया है कि आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके मौलिक अधिकारों का राज्य हनन कर रहा है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का राज्य हनन कर रहा है, तो आप इसके थ्रू सीधे डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अपील अपील किस माध्यम से कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत। आर्टिकल जो 32 है, उसके तहत कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो आपका आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226 इसमें किस यहाँ पे आपको 32 देना चाहिए, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना? तो 226 जो था, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है? हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा क्या पूछा? उच्च न्यायालय जा सकता है। तो उच्च न्यायालय किसके अनुच्छेद तहत जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद जा सकता है? 32 के अनुच्छेद के तहत, ठीक है? चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद 32 को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है? स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है? बताइए, आंसर करिए। देखिए, एक 3 प्रकार की सूची होती है। एक होता है आपका संघ सूची, कौन-सा होता है? संघ सूची और राज्य सूची और होता है समवर्ती सूची। आप सभी को पिछले सेशन में हमने बात कर ली थी कि संघ वाले में केंद्र जो है कानून बनाता है, राज्य वाले में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती वाले में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन चलती किसकी है? केंद्र ज़्यादा सर्वोपरि है इसमें, ठीक है? केंद्र ज़्यादा सर्वोपरि है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो जो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो वर्णित है आपका ये आता है किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये स्थानीय सरकार है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है और राज्य सूची में 61 विषय थे पहले, अभी बढ़ गए हैं, ठीक है? और इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे जेल आता है, अदालतें आती हैं, उच्च और उच्चतम न्यायालय को छोड़ के बाकी जो अदालतें हैं, वो 7वीं अनुसूची में आती हैं और राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। अस्पताल भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कृषि भी, सिंचाई भी, सड़क भी जो है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए। मनुष्यों की लार या लाला रस में कौन-सा एंजाइम होता है? मनुष्यों की मनुष्यों का जो लार होता है लाला रस होता है, उसमें कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें जो पाया जाता है आपका लार एमिलेस पाया जाता है। कौन-सा पाया जाता है? लार एमिलेस पाया जाता है। ये आपका ये क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार एमिलेस जो होता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट आइए। लेकिन इनसे किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म नहीं होता है? केवल पुरुषों में, केवल स्त्रियों में, पुरुषों में, स्त्रियों में, दोनों में, ना तो पुरुषों में, ना तो स्त्रियों में। हमने बात कर ली थी कि जो एक्स एक्स होता है, ठीक है? ये महिलाओं में होता है, जो एक्स और वाई होता है, ये पुरुषों में होता है। ठीक है? पुरुषों में।
तो इन्हीं का पुरुष के कारण ही बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है? चलिए, पूर्ण युग्म किसमें नहीं होता है? पता है ना आपको? पुरुषों में नहीं होता है ना, एक्स और वाई है, तो इसमें एक पूर्ण युग्म कहाँ है? महिलाओं में तो है एक्स और एक्स, ठीक है? नेक्स्ट आइए 92 ये पुराना है, इसको क्लियर करते हैं, छोड़ते हैं। रिलायंस जियो क्या है क्वेश्चन इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है। कौन-सा क्वेश्चन नंबर है 93 रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिखा है इसमें लिमिटेड द्वारा योजनाबद्ध क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? तो इसका क्या है? जियोकाइन क्या है? जियोकाइन इसका आंसर है। जियोकाइन इसका आंसर है, ठीक है? ये हटाइए, कभी कोई मतलब नहीं, ये आइए। 2 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 10 सी आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य? कार्य का सूत्र किसी को पता है? कार्य का सूत्र पता है, विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर गुणे आवेश, ठीक है? विभवांतर कितना दिया हुआ है? विभवांतर आपका दिया हुआ है 2 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। यहाँ देखिए 2 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, तो 2 वोल्ट यहाँ लिख लेंगे। आवेश कितना दिया हुआ है? 10 जूल दिया हुआ है, 10 सी, ठीक है? तो कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 20, 2 गुणे 10, 20 जूल निकल के आ जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है? कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल हमारा आंसर हो जाएगा। 20 कहीं दिया है इसमें, ये रहा दिया, ठीक है? चलिए, यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसी गति को क्या कहेंगे? वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उनकी उसकी गति को क्या कहेंगे? एक समान गति कहते हैं या सरल रेखीय गति कहते हैं, सापेक्ष या साम्य गति कहेंगे? बताइए आंसर करिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो ये एक समान गति कहते हैं। यदि एक समान गति में वेग अपरिवर्तित होता है तो तथा त्वरण शून्य होता है। एक समान गति में वेग जो होता है अपरिवर्तित होता है और त्वरण शून्य होता है। यदि वस्तु समान एक समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसी गति एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। नेक्स्ट आइए, हवा में नमी का मापन किसके द्वारा होता है? हवा में नमी का मापन किसके कारण होता है? बहुत ही सिंपल आंसर है। हवा में नमी का मापन किसके द्वारा होता है? आर्द्रता का मापन करते हैं ना हम, आर्द्रता का मापन करते हैं और अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं, ठीक है? एक बूंद में कितना पानी है उसी को हम आर्द्र आर्द्र के रूप में हवा में जो हवा होता है ना हवा में कितना पानी है, ठीक है? उसी हिसाब से हम बताते हैं कि जो आर्द्रता आज कम है या आज ज़्यादा है। आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी, कुल मिला के नमी होता है, ठीक है? अब उसको हम पढ़ेंगे उसको हम बाकायदा ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है? और इसको किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के माध्यम से आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है? मापक यंत्र, ओके? नेक्स्ट आइए 99 तो पुराना हो गया। लाखों कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क किसका गठन करता है? देखिए इंटरनेट कंप्यूटर क्या है? एक संजाल है, ठीक है? जो राउटर और सर्वर के माध्यम से हमेशा क्या रहता है? जुड़ा रहता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। लाखों कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क इंटरनेट का गठन करता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग दिस सेशन और आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है? चलिए ठीक है, टेक केयर मिलते हैं अगले सेशन में, ओके? बाय बाय।